जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज आपको 2 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। इससे पहले हमने बीबीए के बारे में बात की थी और उनको भी बोला था कि आप लोग भी हमारे जो नेक्स्ट पेपर है, जो कि बीए एलएलबी के लिए आएगा डेडिकेटेडली, वो भी मॉडल पेपर ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। और बीए एलएलबी वालों से कहूँगा कि अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है जो आज हमने बीबीए वालों के लिए भी लिया था, उनको मॉडल पेपर बना के दिया, वो भी आप देख लीजिए। वहाँ से आपको क्वेश्चंस, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मॉडल पेपर आपको पूरा पूरा ऑल ओवर मिलेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। और आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बट कुछ आपके में क्योंकि पॉलिटी का जो सेक्शंस है वो ज़्यादा आ सकते हैं भाई, क्योंकि लॉ की बात है, एलएलबी की बात है। तो चलिए उसी तरीके से हमने पेपर को डिज़ाइन किया, मॉडल पेपर को। बहुत सारी चीज़ें आपको रिवाइज़ करवाने वाले हैं। इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मज़ा आ जाएगी आपको सब चीज़ें देखकर। रिवाइज़ हो जाएगा पूरा निचोड़। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले भाई कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, आपको सभी को मैंने बार बार बताया, कल भी अगर एग्ज़ाम है तो अभी भी अगर आप ले लेते हो तो रीजनिंग और मेंटल एप्टीट्यूड, ये 2 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि सब्जेक्ट आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आने ही आने, क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन या हो सकता है और ज़्यादा पूछे जाएंगे हर एक सेक्शन से, रीजनिंग से भी, मेंटल एप्टीट्यूड से भी। ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा अगर आप इस ई बुक में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर लेते हो। और घबराइए मत, इस ई बुक में ऐसा नहीं है कि हमने आपको सिर्फ क्वेश्चंस लिख के दिए हैं तो आपको खुद ही प्रैक्टिस करनी है, ऐसा नहीं है। 2 मास्टर वीडियोस हमने दिए हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं उनका एक्सप्लेनेशन विद राइट अप्रोच, विद करेक्ट अप्रोच और इन एन ईजी मैनर, बहुत ही आपको सरल तरीके से समझाया हुआ है, एकदम बच्चे की तरीके से, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चंस को टैकल करना सीख गए, क्वेश्चंस की वर्डिंग को पढ़ना सीख गए, किसको क्या ध्यान देना है, किसको कैसे लेना है, ये सीख गए। बस आप सब कुछ सीख गए। जब आपने उसकी जड़ पकड़ ली ना, आप सभी तरीके के प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे, सभी तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे। बाकी कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। यूट्यूब पर भी हमने अवेलेबल सब चीज़ कर रखी है, लेकिन अगर आपको कम समय में ज़्यादा अप्रोच चाहिए तो इस ई बुक में हमने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाए हैं कि भाई मेहनत की है, और सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह आपको दे दिया है, जिससे आपको मात्र 2 घंटे में रीजनिंग कवर और मात्र 1.5 से 2 घंटे में आपका मेंटल एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी पॉसिबल पैटर्न्स हैं वो सब हमने करवा रखे हैं, तो रामबाण साबित होने वाली है। और इसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में ही नहीं भाई, आगे भी मदद आएगी आपको ये सब चीज़ें। तो अगर आप लेना चाहें, इंटरेस्टेड हैं, तो ले सकते हैं। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जैसे ही आप लेंगे वैसे ही आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, तो वहाँ से आपको चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। कंप्यूटर की भी इसमें आपको जो ई बुक है वो फ्री मिल रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप ये सेशन देखिए पहले से, और फिर वहाँ पे अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा सकते हैं, चीज़ों को देख सकते हैं। यूज़फुल है और स्कोरिंग पार्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। पर्सनल सजेशन ज़रूर है, ज़ोर ज़बरदस्ती लेकिन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पे देखते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए देखिए क्या है कि एमसीक्यू के तरीके से लाए और कुछ चीज़ें आपके लिए फैक्ट बेसिस, डायरेक्ट टू द पॉइंट बातें करना हो। ठीक है, इंडियन मेडल्स के बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। अभी आपका कॉमनवेल्थ का गेम्स हुआ, टोक्यो ओलंपिक्स हुआ, तो उससे रिलेटेड कुछ। भाई नीरज चोपड़ा आप सभी को पता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में, गोल्डन बॉय इन्हीं को बोला जाता है, याद रखना है आपको। और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता, वहाँ पे 88.68 मीटर्स इन्होंने थ्रो मारा था। 88.68 किसका थ्रो? ज्वेलिंग थ्रो। भाई किससे रिलेटेड है? नीरज चोपड़ा तो ज्वेलिंग थ्रो से रिलेटेड है, ये भी आपको याद ही रखना है। याद हो गई। आगे बढ़ते हैं। तो न्यू रिकॉर्ड इन्होंने बनाया अभी 88.94, अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा। 88.94 मीटर का रिकॉर्ड बनाया ज्वेलिंग थ्रो में, और डायमंड लीग हुआ था उसमें। ठीक है, तो अब ये नया क्वेश्चन आ रहा है विद न्यू ऑप्शंस, जिसमें आपको हो सकता है कि 88.68 दे, और हो सकता है या 88.94 दे। तो दोनों ही चीज़ आपको याद रखनी है, मैंने आपको डिटेल में थोड़ा सा अंदर जाके बता दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, इंडिया ने कितने मेडल्स जीते टोटल? तो 61 मेडल्स भाई जीते हैं, है ना, मज़े से एकदम। और कितने गोल्ड? 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर जीते हैं, और ब्रॉन्ज 23। ये कुछ कैलकुलेशंस हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं ये। आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स मैंने आपको चीख चीख कर पलटी वाली क्लासेस में बताया है, बार बार बताया है। कितने हैं फंडामेंटल राइट्स? 6 हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है? 11, 11 है। यहाँ पे बात आती है कि ऐसा कौन सा केस है जिसने फंडामेंटल राइट्स को तवज्जो दी, या उसके बारे में बात कही, या वहाँ से आपको जो है चीज़ें का वेटेज आपको मिलने लगा, फंडामेंटल राइट्स का जो वैल्यू है वो मिलने लगी। वो केस है आपका केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। 1973 का ये केस है,
और केशवानंद भारती केस किससे रिलेटेड है, ये भी बनेगा क्वेश्चन। तो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। मूल ढांचे की बात करता है कि आप कुछ भी करें लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन शुड नॉट बी हार्म्ड, उसको कुछ भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ओके, ये कुछ बात कही गई थी केशवानंद भारती केस में। शिवरमन कमेटी लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, शिवरमन कमेटी ने किस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी, या आप कह सकते हो इस्टेब्लिश किया उसको। तो नाबार्ड इज़ द राइट आंसर यहाँ पे आपको बनेगा। नाबार्ड है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन। आगे बढ़ते हैं। एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर्स होते हैं, याद रखना है आपको, 30 पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक है, किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगण वन शुड बी संग इन, तो जनगण वन आपका 52 सेकेंड्स में गाया जाना चाहिए, ऑथेंटिक ये रूल है। ओके, आपके स्कूल में अक्सर होता होगा। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन 1927 से रिलेटेड है। और यहाँ बात करें CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अभी हाल फिलहाल में 49 नंबर के जस्टिस उदय ललित यहाँ पे करेक्ट आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम देखिए, दो टाइप के ऑर्डिनेंस होते हैं, दोनों ही दिखा देता हूँ। एक होता है प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस, एक होता है आपका गवर्नर्स ऑर्डिनेंस। तो जो प्रेसिडेंट, अध्यादेश बोलते हैं ऑर्डिनेंस को, तो जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस है वो 1, 2, 3 से, आर्टिकल 1, 2, 3 से रिलेटेड है। वेरएज जो आपका गवर्नर्स ऑर्डिनेंस है वो आपका आर्टिकल 2, 1, 3 से रिलेटेड है। तो ठीक है, तो थोड़ा सा हेर फेर है 1, 2 और 2, 1 का, तो आपको याद रखना है। प्रेसिडेंट क्या है, बड़ा है तो पहले आएगा, तो इसलिए 1, 2, 3 उसका ऑर्डिनेंस। और गवर्नर क्या है, प्रेसिडेंट के बाद में आएगा, तो गवर्नर्स ऑर्डिनेंस इज इक्वल्स टू 213, सेकेंड पे 213, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। इमरजेंसी में ऐसे कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं? 20 और 21, ये दो आर्टिकल्स हैं, ओके, जो सस्पेंड नहीं किए जाते हैं। 20 और 21, यहाँ पे क्या है? राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ। आगे बढ़ते हैं। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लास्ट वाइसरॉय पूछा है, गवर्नर जनरल या बंगाल गवर्नर जनरल, ये सब कुछ नहीं पूछा है। लास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन प्लान कब आया? तो भाई 1947 में आया। माउंटबेटन प्लान ही क्या था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर पूछेगा आपसे। ठीक है, तो याद रखना है द हैग, नेदरलैंड में पड़ता है ये, यहाँ पर आपका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट अगर हम बात करें, राजेश बिंदल जी हैं, नाम याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और CJI अगर इंडिया का पूछे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो जस्टिस उदय ललित, अभी हमने पीछे देखा ही है। जज की बात करें तो जो इनका कितने साल तक इनका जो है वो, मतलब जो ईयर्स ऑफ एज वो नहीं है कि 62 साल तक, जो ईयर्स ऑफ एज है मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन की जो एज है वो 62 साल तक अपना रह सकता है। ठीक है, तो जज टर्म लेंथ इज 62 ईयर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट हाई कोर्ट इन इंडिया स्टार्टेड एट कोलकाता, मुंबई एंड चेन्नई। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 स्टार ऑन ड्रेस ऑफ पुलिस। वो जो एक आपने देखा होगा, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं या पुलिस में जो है, किसी के शोल्डर पे स्टार होता है, किसी के पे नहीं होता है, किसी के पे अशोक चिन्ह होते हैं, किसी के पे 3 स्टार, किसी के पे 2 स्टार, किसी के पे 1 स्टार। तो जो अगर 2 स्टार लगे हुए हैं उसके शोल्डर पर, तो आप क्या कहोगे? वो कौन है? इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, IG है, DIG है, DG है, क्या है? SP है, DSP है, क्या है? कैसे पहचानोगे? अगर 2 है, ठीक है, अगर 2 है तो वो कहलाता है सब इंस्पेक्टर, 3 होंगे तो वो हो जाएगा इंस्पेक्टर, 1 होगा तो वो कहलाएगा हेड कांस्टेबल, और 1 भी नहीं होंगे तो वो कहलाएगा कांस्टेबल। जो शोल्डर्स पर स्टार्स होते हैं वही बताते हैं कि वो पर्टिकुलर पुलिस पर्सन किस रैंक का ऑफिसर है, या किस रैंक पे वो वर्क कर रहा है, किस रैंक पे वो एम्प्लॉय है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, IPC, इंडियन पिनल कोड 1860 में लाया गया था। नेक्स्ट है CRPC,
1973 में लाया गया और फुल फॉर्म इसका क्या है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। याद रखना है भाई फुल फॉर्म भी। आगे बढ़ते हैं। आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया। वेरएज हम जल्लीकट्टू की बात करें, ये आपका फेस्टिवल है, बार बार पूछे जाने वाला। ये कहाँ का है? तमिलनाडु का। एक और फेस्टिवल मैं बता रहा हूँ, बोनालू एक फेस्टिवल है तेलंगाना का, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। चेरी ब्लॉसम एक फेस्टिवल है, ये आपका मेघालय से रिलेटेड है, ये भी याद रखना है आपको। लोकटक झील आपकी कहाँ पे है? मणिपुर में है। केबुल लामजाओ पार्क आपका कहाँ कहाँ पे है? मणिपुर में है। तैरता हुआ पार्क जो कहाँ पे है? तो मणिपुर में है, याद रखना है, ठीक है। और आपकी जो एक बॉक्सर हैं, है ना, उनका नाम अगर हम याद करें, मैरी कॉम, कहाँ की हैं? मणिपुर की। 42nd अमेंडमेंट ये जो है कब हुआ था? 1976 में होता। और वही 44th अमेंडमेंट की बात करें तो ये 1978 में होता। भाई ईयर पूछा जाता है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। 61st अमेंडमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो 61st अमेंडमेंट की हम बात करें, 1989 में आया ये, और इसने क्या किया? वोटिंग एज को रिड्यूस कर दिया। अब क्या है, 18 साल के अगर आप हो तो आप वोट कर सकते हो, वोट दे सकते हो। लेकिन पहले क्या था, अगर आप 21 साल के हो तो ही वोट दे सकते हो। बट ये 61st अमेंडमेंट हुआ 1989 में, और बोला गया कि नहीं भैया, अब जो है ना, 18 साल का अगर ये लड़का या लड़की है, वो भाई वोट दे सकती है, ठीक है, अपनी समझ से। 103rd अमेंडमेंट जो है, ये किससे रिलेटेड है? ये आपका रिलेटेड है EWS क्लास जो है ना, उनको 10% का रिजर्वेशन मिलता है। EWS दैट मीन्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, वीकर सेक्शन, ठीक है। फुल फॉर्म भी याद रखना है, हो सकता है यही पूछ ले। 103rd अमेंडमेंट से, और कितना? 10% का। ओके, आगे बढ़ते हैं। 92nd अमेंडमेंट 2003 में क्या हुआ था? 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। टोटल लैंग्वेजेस हमने देखी 22 होती हैं, 3 लैंग्वेजेस जोड़ी गई थी। पहली है मैथिली, दूसरी है संथाली, और तीसरी है डोगरी, याद रखना है। नेक्स्ट हम देखें तो जीएसटी कब आई? तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आई, और 101वें अमेंडमेंट से शुभ आरंभ हुआ इसका जीएसटी का, है ना। कितने स्लैब हैं जीएसटी के, ज़रा बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो कितने जज हैं अभी प्रेजेंट में? 34 हैं, ठीक है, जिसमें से मैंने आपको बताया भी है कि 33 जजेस होते हैं और एक सीजेआई जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। तो 33 + 1 34 हो जाता है, यही आपका नंबर ऑफ़ जजेस हैं एट प्रेजेंट की बात करें सुप्रीम कोर्ट में। वहीं अगर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ में बात करें तो कितने हैं जजेस? 14 जजेस हैं, 15 जजेस हैं, सॉरी, याद रखिएगा 15। आगे चलते हैं। शेड्यूल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं, 12 शेड्यूल्स हैं आपके, आपको याद रखना है, लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको और भी ज़्यादा याद रखना है। शेड्यूल 4 है, जिसमें एलोकेशंस ऑफ सीट्स की बात कही गई है राज्यसभा में, ठीक है। शेड्यूल यहाँ पे 7 है, जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात कही गई है। इसमें आप लोग ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि यूनियन के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट के पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं। सेपरेशन ऑफ पावर में 3 लिस्ट में चीज़ें डिवाइड की गई हैं। पहली लिस्ट आपकी स्टेट लिस्ट है, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स या ऐसे फील्ड्स जहाँ पे सिर्फ स्टेट ही कानून बनाएगा, वो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। दूसरी लिस्ट है आपकी नेशनल या यूनियन लिस्ट, सॉरी, तो यूनियन लिस्ट में आपका क्या है? वो सब्जेक्ट्स हैं जो सेंट्रल लेवल पे कानून बना सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बनाएगी उस पर, स्टेट कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर हम तीसरी की बात करें, कॉन्करेंट लिस्ट है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जहाँ पे स्टेट भी बना सकती है अपने कानून और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है अपने कानून, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आपके कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। तीनों के ही आपको कितने सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, किसी में 100 है, किसी में 61, किसी में 59, वो सब आपको एग्जैक्ट देखना है, पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 9 आपका रिलेटेड है लैंड रिफॉर्म्स से। 1951 में पहला यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था, ठीक है। आगे हम बात करें तो ये आपका जो शेड्यूल 10 है वो किससे रिलेटेड है? एंटी डेफिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है, डेफिकेशन नहीं डिफेक्शन, ठीक है। दल बदल कानून जो है वो 1985 में आया था शेड्यूल 10 से, ठीक है। और ये शेड्यूल 9 मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, तो अगर आप को यहाँ पे लगता है कि शेड्यूल 9 में क्या है, तो आप चीज़ों को देख के एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि सही है या नहीं, ठीक है। आपके लिए होमवर्क मैं छोड़ रहा हूँ ये वाला। शेड्यूल 11 है 29 सब्जेक्ट। देखिए इसमें शेड्यूल 11 में क्या है, पंचायती राज का मेंशन किया गया है, और उसमें पंचायती राज में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
कितने सब्जेक्ट्स हैं? यहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। और यहीं हम 12 की बात करें, शेड्यूल 12 में म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और इसमें 18 सब्जेक्ट्स आपके दिए गए हैं। ओके, शेड्यूल 1 में यूनियन एंड टेरिटरीज़ की बात कही गई है और शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस का मेंशन किया गया है, 22 लैंग्वेजेस आपकी दी गई हैं। आर्टिकल्स हम देख लेते हैं कुछ। आर्टिकल 15 में जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ऑन द बेस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, एज, बर्थ, भेदभाव होता है, वो काला है, वो गोरा है, वो नाटा है, वो लंबा है, वो पतली है, वो दुबली है, वो मोटी है, वो एंड सो ऑन। और जो भेदभाव होता है ना, ये सब बेसिस पर वो आर्टिकल 15 के थ्रू आप कोर्ट जा सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी को जो है वो छुआछूत जो मानते हैं ना, ऊंच नीच, जात पात, ये सब आर्टिकल 17 से उसका एबोलिशन किया गया है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19 क्या है? राइट टू फ्रीडम। इसके बारे में हमने डिटेल में चर्चा की थी, अगर आप इंडियन पॉलिटी की क्लास देखोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा, डिटेल में थोड़ा सा हमने बताया था, ज़रूर देख लीजिएगा। आर्टिकल 19 ऊपर से याद रखना है आपको, राइट टू फ्रीडम से रिलेटेड है, कई तरीके की राइट्स आपको दी गई हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं। आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी की बात करता है, राइट टू लाइफ की बात करता है। 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है, 2009, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग की, मानव तस्करी की, लड़कियों को एक शहर से दूसरे शहर, या किसी बच्चे को एक शहर से दूसरे शहर, या किसी वुमेन को या किसी मैन को एक शहर से दूसरे शहर ले जाके बेच दिया जाता है, उनकी किडनी या हार्ट या लंग्स निकाल के फिर उनका ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है आईज के थ्रू, है ना। ये सब चीज़ें हैं। इसको कौन देखता है? कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 23 देखता है, मनाही करता है, प्रोहिबिट करता है कि ये सब चीज़ें ना हो। आर्टिकल 23। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32। अगर क्वेश्चन बने, क्या? ध्यान से सुनना, कान खोल लेना और दूसरे कान से निकालना मत, एक कान से सुन के दिमाग में रख लेना। अगर क्वेश्चन बने सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोला जाता है, सिर्फ इतना, प्रियम्बल पे टिक करना। लेकिन अगर पूछे कि B.R. अम्बेडकर साहब जी ने सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा है, दैट इज़ योर आर्टिकल 32। किसके बारे में है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। और डिटेल में जाएं तो रिट्स, आपने नाम सुना है ना, सर्टियोररी, क्यो वारंटो, प्रोहिबिटेड, है ना, ये सब जो है, बैंडमस, 5 रिट्स हैं हमारे पास, ये भी याद रखना है। पांचों रिट्स जो है ना वो आर्टिकल 32 में ही दी गई हैं। तो अगर पूछे कि अंबेडकर साहब ने किसको संविधान की आत्मा बताया है, तो वो है आपका सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32। बट अगर सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछे कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आप लगाओगे प्रियम्बल। गॉट दैट? दिमाग में रखे रहना, मैंने आपसे पहले ही बोला। आगे बढ़ते हैं भाई। देखो 395 आर्टिकल्स हैं, लेकिन कुछ ही आर्टिकल्स आपको यहाँ पे लेकर आया हूँ। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉडल पेपर का मतलब क्या है कि हम आपको निचोड़ करवाएंगे, जो एकदम एग्जैक्ट पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, पूरा एनालाइज करके, जो हाल फिलहाल में अभी पूछे जा रहे हैं या पिछले कुछ एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, या खुद का जो इंटेंशंस आती हैं, एग्जामिनर ये सोच के ये पूछ सकता है या इस माइंडसेट से पूछ सकता है आपका, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं। और इसीलिए हम यहाँ पे सेलेक्टेड आर्टिकल्स आपको करवा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको फॉर ग्रांटेड मत लेना। 352 आर्टिकल आपका रिलेटेड है नेशनल इमरजेंसी से। 356 आर्टिकल आपका रिलेटेड है स्टेट इमरजेंसी से, या आप इसे प्रेसिडेंट्स रूल भी बोलते हो, दूसरे वर्ड्स में, दूसरे शब्दों में। प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट आर्टिकल 61 से होता है। 360 आर्टिकल आपके फाइनेंशियल इमरजेंसी से बात करता है भाई। 3 इमरजेंसीज हैं, तीनों टाइप की इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 52, 56 और 60। 368 आर्टिकल आपका रिलेटेड है अमेंडमेंट से। पार्ट की बात करें तो पार्ट 20 आपका है जो इससे डील करता है अमेंडमेंट से। आगे बढ़ें। आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या कहता है कि PM शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। पहला कि PM जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, ये बात किस आर्टिकल में कही गई है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कहोगे सर आर्टिकल 75 में। दूसरा क्वेश्चन, PM प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? आप कहोगे सर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। आर्टिकल 75 में आपने मॉडल पेपर जो करवाया था उसमें बताया था। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलेज पंचायत की बात होती है। और अगर हम बात करें पंचायत की बात, तो आर्टिकल 243 में भी होती है, लेकिन विलेज पंचायत आर्टिकल 40।
आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 280 आर्टिकल आपका किससे रिलेटेड है? फाइनेंस कमीशन से। देखिए आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी से, और फाइनेंस कमीशन 280 से, इलेक्शन कमीशन 324 से। याद रखना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव 3 कैपिटल्स? आंध्र प्रदेश के पास 3 कैपिटल्स हैं, है ना, 3 कैपिटल्स हैं आंध्र प्रदेश के पास। तो याद रखना है आपको, तीनों कैपिटल के नाम भी याद रखना है। एक जुडिशरी है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक लेजिस्लेटिव है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाते हैं? 24 जनवरी को। गांधीयन इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप, है ना, हमेशा वो सच को सराहते थे, सपोर्ट करते थे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, भाई यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, सेंसस से जो आपका ये क्वेश्चन है ना बनेगा। और पूरा एक मैंने लेक्चर ले रखा है इस पर, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है मैं कहूँगा आप उस पर ज़्यादा फोकस करिए, ठीक है, और कोशिश करिए कि उसमें फुल से फुल मार्क्स आएँ। ई बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ले सकते हैं। और यकीन मानिए 4 घंटे आप दे दोगे ना, आपको सब कुछ पैटर्न समझ में आने लगेगा कि क्वेश्चन अगर ऐसे आया तो कैसे हैंडल करना है उससे। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैड हाईएस्ट लिटरेसी रेट? पढ़ा लिखा यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं हम 2011 के हिसाब से कौन सा है? वो है आपका ऑप्शन ए, लक्षद्वीप। आगे बढ़े, बढ़े। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर? क्या बोला है? सॉल्यूबल इन वाटर का मतलब क्या होगा? ऑप्शन बी। सिर्फ जो यहाँ पे बी है ना, कीड़ा, मैंने आपको बताया था, जो कीड़ा क्या है? इनसॉल्यूबल। कीड़ा मीन्स विटामिन के, विटामिन ई, के ई, विटामिन डी, के ई डी, और ए विटामिन ए, तो के ई डी ए कीड़ा, ये विटामिन क्या है? इनसॉल्यूबल हैं। बाकी जो बचे बी, डी, ये सब क्या है? सी, ये सब क्या है? सॉरी, यहाँ पे जो है विटामिन इज सॉल्यूबल इन वाटर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बी लगाया है, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सही आंसर है ना। तो कीड़ा जो है वो आपके इनसॉल्यूबल है, बाकी जो बचेंगे वो क्या है? सॉल्यूबल है वाटर में। वर्ल्ड हेल्थ डे मैंने बताया था 7 अप्रैल को मनाते हैं, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्सल डोनर, भाई किसका किसका है ये डोनर वाला? ज़रा बताना कमेंट में। मेरा तो है ओ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा ओ। जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, किसी को भी दे सकता है वो, है ना, सर्वदाता। यूनिवर्सल डोनर ओ, असल में 0 होता है बट बोलते हैं इसे ओ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज फ्यूल इन द बॉडी? मतलब गाड़ी चलानी है तो भाई पेट्रोल भरवाना पड़ेगा उसमें, आपको बॉडी चलानी है अपनी तो उसमें भी पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। पेट्रोल कौन सा है? वो पेट्रोल थोड़ी भरवाओगे, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्ब्स खाते हो, है ना। अब जैसे आपको बहुत बीमारी लग रही है, चक्कर वक्कर आ रहे हैं, टिक्की खा लो एक बड़ी सी, है ना, मोटी सी। आलू होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जब आपको नीड होती है, वही आपको क्या करते हैं? एज अ फ्यूल काम करते हैं, जिससे आपकी बॉडी को एनर्जी मिलती है और आप वर्किंग कर पाते हो। मेरे को अभी कार्ब्स की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पहले भी मैंने आपको एक मॉडल पेपर करवाया, बहुत बोला उसमें, बहुत चीज़ें समझाई, और अब फिर से ये मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोरोक्विनोन इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, तो मलेरिया, क्विनोन से आप समझ सकते हो मलेरिया ही होगा, है ना। निकोटिन इज़ फाउंड इन, किस में पाया जाता है? टोबैको में पाया जाता है। बीसीजी वैक्सीन इज़ एंटी ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वैक्सीन है ये, ट्यूबरकुलोसिस की, है ना। बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। 3 ये अलग अलग साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के बनाई थी, और इसीलिए इसका नाम जो है बीसीजी पड़ा था, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्यूबरकुलोसिस आंसर याद रखिएगा। बाय विच अमेंडमेंट म्यूनिसिपैलिटीज वर इंसर्टेड एंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये आपका है कौन सा अमेंडमेंट? अमेंडमेंट आपका हो जाएगा 74th। देखिए 73rd अमेंडमेंट 1992 यहाँ से आपका आया था पंचायत की, ठीक है, लोकल बॉडीज़ का गवर्नमेंट। लेकिन जब यहाँ पे अर्बन बॉडीज़ का गवर्नमेंट की बात आई थी, अर्बन लोकल बॉडीज़, तो वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटीज़ का नाम आ जाता है, नगर निगम जैसे होते हैं ना, वो आपका 74th अमेंडमेंट 1992 से था, ठीक है। तो दोनों ही आपको याद रखने हैं। आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अभी मैंने बताया आपको, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टीज़, रिट्स वगैरह का भी यहाँ पे जिक्र किया गया है। डीपीएसपी कहाँ से लिया गया है?
आयरलैंड से लिया गया है। पार्ट 4 में हमारा ये चीज़ मेंशन है डीपीएसपी के बारे में। अच्छा, ये कुछ है हमारा लॉ के, ये वर्ड्स हैं, स्टेटमेंट्स हैं, आपको याद ध्यान रखना है। पैक्टा सुंड सर्वेंडा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रॉमिस मस्ट बी रेस्पेक्टेड। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द रिसेस ऑफ पार्लियामेंट इन द, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट को दी गई है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के ऑर्डिनेंस होते हैं, एक प्रेसिडेंट, एक गवर्नर। याद रखिएगा, प्रेसिडेंट का 1 2 3, गवर्नर का हाँ 2 1 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर ओनली फॉर इंडियंस? तो ध्यान रखना, 15 16 19 29 30। व्हाट आई सेड, 15 16 19 29 30, इसी को आप बार बार दोहराइए और ये आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे भाई, ठीक है। 15 16 19 29 30, ठीक है। एक इजी वे भी है बोलने का और आपको रट जाएगा। ये आर्टिकल जो है ना, ये सिर्फ इंडियंस के लिए है, बाकी जो है वो फॉरेनर्स आते हैं जैसे इंडिया में, तो उनको भी वो सारे ही आर्टिकल्स इम्प्लीमेंट होते हैं। बट 15 16 19 29 30 ये सिर्फ जो है इंडियंस को ही अवेलेबल है। फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। द यूनियन मिनिस्टर होल्ड्स द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द, यूनियन मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री कब तक अपने पद को संभाले रखता है? तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के, जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक, ठीक है, याद रखना है आपको। पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा, किसके पास होती है पावर? तो आपने देखा यहाँ पे किसके पास होती है? पीएम के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास। ओके, मूविंग ऑन। प्रो टेंटो का मतलब क्या होता है? प्रो टेंटो का मतलब होता है टू दैट लिमिट या एक्सटेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। जुस्टेर्सी का मतलब क्या होता है? जुस्टेर्सी का मतलब है ऑप्शन सी, राइट ऑफ द थर्ड पार्टी, राइट्स ऑफ द थर्ड पार्टी। आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द पावर टू पार्डन, अभी हमने प्रोमलगेट की बात की थी, प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस की, यहाँ पे पावर टू पार्डन की बात करें तो भाई देखो, आर्टिकल 72 से ना प्रेसिडेंट के पास पार्डन पावर होती है, आर्टिकल 72 से, और गवर्नर के पास भी होती है। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन सी, दोनों के पास ही पार्डन पावर होती है। सपोज आपने कुछ बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, मर्डर वगैरह कर दिया, रेप वगैरह कर दिया, तो आपको फांसी की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में अभी आपने देखा जो दिल्ली वाला जो अभी कांड हुआ था, उनको कितने सालों बाद अब जाके मिला है, तो अभी भी वो प्रेसिडेंट का पार्डन मांग रहे थे, हालांकि प्रेसिडेंट ने मना करके बहुत अच्छा किया। तो उन्होंने, अगर प्रेसिडेंट चाहते तो वहाँ पे उनको पार्डन मतलब कर सकते थे कि हाँ ठीक है, इनको आप जो आपको फांसी देना है वो फांसी नहीं, आप इनको ताउम्र मतलब जेल में रखने की सज़ा दे सकते थे। जो सज़ा होती है ना वो थोड़ा सा कम कर देते। ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे पूरा आपको खुला ही छोड़ दें बाहर, है ना। जो नेचर होता है आपका जो पनिशमेंट का वो बदलता है सिर्फ, बट जो आपने पनिशमेंट जो आपको जिस चीज़ के लिए दी जा रही है वो उसी को ध्यान में रखते ही हुए आपको चीज़ें, जो नेचर है थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है। बाकी अगर आपका जो मतलब आपने कोई वैसा क्राइम किया जो कि पॉसिबल है जिसमें आपको माफ़ी मिल सके, तो डेफिनेटली माफ़ी मिलती है, और प्रेसिडेंट पार्डन और गवर्नर पार्डन आपको मिल सकता है, अगर डिपेंड करता है भाई उनकी क्या मर्ज़ी है ना। आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने कुछ ये क्वेश्चंस हैं जो कि मेंटल एप्टीट्यूड के हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आपका ये फॉर्मूला होता है जो वो इस तरीके से होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 हो गया है, और यहाँ पे हमसे पूछ रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू अगर ये पूछ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आप देखिए क्या है 0, तो अगर हम यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये वाला पूरा पार्ट इधर का तो 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है। तो अब आपका क्या बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और ये 3 ABC आपका इधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 3 ABC आपकी ये आंसर बन जाएगा।
एक आप डायरेक्ट अप्रोच भी याद रख सकते हो, कभी भी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 होना। तो अगर ये पूछे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो आपका डायरेक्ट आंसर बनेगा 3abc। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ये एक रूल है। अगर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 है तो वहाँ पे आपका a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc डायरेक्ट आप लगा सकते हो। बाकी सॉल्व कैसे करना है तो वो फॉर्मूले के थ्रू मैंने आपको बता दिया। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ नहीं, x की जगह पे 2 रख देना है ना। x रेशियो y लिखा जाए या फिर इसको ऐसे लिखा जाए, तो x की जगह पे 2 रख दीजिए, y की जगह पे 1 रख दीजिए, बस सॉल्व करना है। x का स्क्वायर मतलब 4, y का स्क्वायर मतलब 1, x का स्क्वायर मतलब 4, y का स्क्वायर मतलब 1। भाई साइन ध्यान रखिएगा, थोड़ा हड़बड़ी में गलती मत करेगा ओवर एक्साइट होके। ठीक है, आई होप आपने जो हमारी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है वो ध्यान से देखी होगी, नहीं देखी है तो देख ज़रूर लीजिएगा सेशन में अपने टेस्ट में जाने से पहले। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ अ सेलर सेल्स हिज फ्रूट्स एट 25 रुपीज़ पर kg, ही bears a loss of 25%. फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ ही वांट्स टू गेन 25%। तो क्या है, 25% का लॉस है मतलब 75%। कैसे, 100 माइनस 25, तो 75% का वेट जो है वो कितना है, हम कह सकते हैं 25 रुपीज़ है। तो हमको क्या निकालना है, गेन निकालना है 25% का। तो हम क्या करेंगे, 100 प्लस 25, दैट मीन्स हमें 125 की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेंगे, अपॉन एक्स कर देंगे। इधर आप यहाँ कर दीजिए ऐसे इज इक्वल्स टू में, तो आपका क्या बन जाएगा मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर आप सॉल्व कर लीजिएगा इसको। यहाँ पे इज इक्वल्स टू लग जाएगा, इधर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आप इससे। तो अगर यहाँ पे देखिए 25 1 जा, 25 3 जा से चला जाएगा ये। ठीक है, और अगर हम इसको काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 125/3। तो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3.36, 41.6 पे करीब इसको बेचना पड़ेगा, है ना। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, फिर से करते हैं इसको एक बार, लग रहा है मुझे, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्या है, ही बियर्स अ लॉस ऑफ 25%। ठीक है, 25% का लॉस, तो यहाँ पे 75% बचा, इज इक्वल्स टू कितने में बेची, तो यहाँ पे 25 में बेची, 25 रुपीज़ में। ओके ओके, इफ़ अ सेलर सेल्स हिज फ्रूट्स एट 25%, ही बियर्स अ लॉस ऑफ 25%। हाँ ठीक है, तो 25% का लॉस मतलब 75% इज इक्वल्स टू, हमने क्या लिख दिया, 25 रुपीज़ पर kg। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट या तो गेन निकालना है हमें 25 का, तो हम यहाँ पे 125 की वैल्यू निकाल सकते हैं, 125% की, इज इक्वल्स टू यहाँ पे आप x कर दीजिए, सही किया था मैंने, कोई गड़बड़ नहीं की थी। इसको आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 41.6 अप्रॉक्सीमेट में आपका आंसर बनेगा, 41.6 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। ठीक है, ये आपका आंसर बनेगा, सही था पहले वाला भी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, इन अ मिक्सचर ऑफ 20 लीटर्स देयर इज अ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 1:4। इफ 2 लीटर्स ऑफ मिल्क वाटर हैज़ बीन एडेड, देन फाइंड द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर। क्या है, एक 20 लीटर का मिक्सचर है जिसमें आपका कुछ मिल्क है और कुछ दूध है। ठीक है, 1:4 में 1 लीटर मिल्क है और 4 रेशियो में क्या है, लीटर नहीं, अभी रेशियो मानते हैं हम, लीटर तो हमको निकालना पड़ेगा। तो 1 रेशियो हमारा क्या है, मिल्क का है, और 4 रेशियो हमारा है वाटर का। तो इसमें आपसे कह रहा है अगर हम 2 लीटर पानी और मिला दें तो अब हमारे पास कितना पानी होगा मिक्सचर में। तो पहले हम ये निकालते हैं कि पानी है कितना। देखिए टोटल कितना है, 20 लीटर। ठीक है, और यहाँ पर रेशियो कितना दिया है, 1:4। अब एक बार बताइए, ये हमारा मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, वाटर का और मिल्क का। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख देता हूँ वरना कन्फ्यूजन होगा। मिल्क का और वाटर का ये क्या है, एमआई मिक्सचर है, एमआई मोबाइल नहीं, एमआई मिक्सचर है। क्या है, मिल्क का रेशियो, अब देखिए मिल्क एंड वाटर दिया है, दैट मीन्स 1 जो रेशियो है वो आपका है मिल्क का, तो 1x, या आप सिर्फ x लिख सकते हो, प्लस 4x आप लिखोगे, इज इक्वल्स टू मिल्क पूरा कितना है 20। इसको आप सॉल्व करोगे कितना बन जाएगा, 5x इज इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब x इज इक्वल्स टू 4 आ गया, यही x की वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या बनेगा कि हमारे पास मिल्क कितना है, 1 इंटू एक्स, दैट मीन्स 4 लीटर हमारे पास मिल्क है। और अगर हम यहीं पे इसमें पुट करेंगे दैट मीन्स 4 इंटू 4, 16 लीटर हमारे पास वाटर है। बस ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए कैसे 16 लीटर हमने निकाल लिया है। अब क्या बोला है, 2 लीटर और डाल दो भाई वाटर पानी, थोड़ा सा फ़ायदा और चाहिए दूध वाले को, तो 2 लीटर उसने पानी और डाल दिया। अब क्या हो गया, 18 लीटर्स ऑफ वाटर हो गया,
इसका मतलब फाइनल मिक्सचर जो बनेगा उसमें 18 लीटर्स ऑफ वाटर होगा। ओके, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम सेल्स अ बाईसाइकिल to Shyam at 20% profit and Shyam sells it to Sita at 25% profit. Is Ram bought it? If Ram bought it at 2000 rupees, then find the price at what Sita bought it. देखिए क्या है इसमें, राम ने एक साइकिल खरीदी, सपोज आप ही राम हो, आपने साइकिल खरीदी एक 2000 रुपये की, हालांकि मिलेगी नहीं आप इस महंगाई में, लेकिन मान लेते हैं छोटी वाली मान लेते हैं, है ना, बच्चों वाली, किसी को गिफ्ट करना है ना। 2000 रुपये की साइकिल खरीदी आपने, श्याम को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर, श्याम ने अगेन सीता को बेच दिया 25% प्रॉफिट पर। अब सीता को वो 2000 की बाईसाइकिल कितने की पड़ी, सीता ने कितना अमाउंट दिया उस 2000 की बाईसाइकिल को लेने के लिए जो कि राम ने ली थी, ये आपको बताना है। देखिए अब राम ने कितने की ली, 2000 की, राम ने श्याम को बेची 20% प्रॉफिट पर। प्रॉफिट पर क्या होता है, फ़ायदा होता है, फ़ायदा में क्या होता है, हमारा अमाउंट बढ़ता है। बढ़ता कैसे है, जब हम एडिशन करते हैं तो 20% एडिशन होगा किसमें, 100 में, क्योंकि 100 क्या है, परसेंट है, तो 100 प्लस 20 120 अपॉन 100 कर देंगे, इसको प्रॉफिट हुआ। अब यही अमाउंट, इतने अमाउंट में किसने ले ली, श्याम ने ले ली थी। इसको आप सॉल्व करोगे तो श्याम का अमाउंट आ जाएगा कि श्याम ने कितना पे किया राम को 20% के प्रॉफिट के बाद। लेकिन फिर श्याम ने भी भैया कहा, भैया हमको तो 20% दिया, हम 25% 5% और लेंगे, तो इसने 25% का और यहाँ पे लगाया जुगाड़, और 100 में प्लस किया 25, क्योंकि इसको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा लेना है, तो 25 125 अपॉन 100 कर दिया। अब इसने कहा भाई अब मैं सीता को भेज देता हूँ चुपके से, है ना, राम को भी खबर नहीं होगी, और मेरा जो पैसा है भैया 2000 रुपया मिल जाएगा, और कुछ 5% प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो अब जो आंसर बनेगा इसको आप सॉल्व कर लीजिए। जो भी आंसर बनेगा आपका 250 इंटू 12, 0 12 5 जस्ट 60, 12 2 24 और 6 30, 3000 रुपया भैया, 2000 की साइकिल 3000 रुपया में सीता जी को दी है ना। तो 3000 रुपये यहाँ पे अमाउंट आएगा कि सीता ने पे किया है। ओके, तो इस तरीके से आप निकालोगे। यहीं पे अगर बोलता सपोज़ कि 20% का लॉस पे श्याम को बेचा राम ने, तो राम को आप कहोगे कि भैया 2000 है, 20% लॉस का मतलब है क्या करेंगे, है ना। जैसे सपोज राम का यहाँ पे क्या है, अबाउट 2000 है, इसने श्याम को बेचा 20% लॉस पर, प्रॉफिट पर नहीं, लॉस पर। तो लॉस पर क्या होगा, 2000 हम लिखेंगे, इनटू क्या करेंगे, इनटू 100 माइनस 20 करेंगे, क्योंकि क्या है लॉस में कमी होगी। कमी कैसे होगी, माइनस होगी, माइनस मतलब सब्सट्रैक्ट किस में से, 100 में से, तो 100 माइनस 20 कितना बनेगा, 80/100 करेंगे, ठीक है। और फिर अगर कहता कि श्याम ने इसको 25% लॉस पर बेचा, तो हम आगे करके 75/100 करते। 75 कैसे, 100 माइनस 25, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने कुछ इंग्लिश के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सिनोनिम, एंटोनिम और इनकी स्पेलिंग्स वगैरह भी ध्यान रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। डिफ़र का मतलब होता है पोस्टपोन कर देना, डिले कर देना, आगे बढ़ा देना किसी चीज़ को, ठीक है। वहीं हम बात करें, डिनाउंस का मतलब है एक्यूज़ करना, डिनाउंस का मतलब निंदा करना जो होता है, ठीक है। आगे बढ़े। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है, थॉटफुल या इंटेंशनल, जानबूझकर जो चीज़ें करते हैं आप, ठीक है, वो होता है आपका डेलिब्रेटली आप वो चीज़ों को करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तो एंडेवर का मतलब होता है आपका एफर्ट्स जो हैं, आप जो ट्राई देते हो, आपकी जो एग्जर्शंस होते हैं, आप पूरा अपना 100% ट्राई कर रहे हो कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई हो, आपका अच्छा स्कोर बने, आपको एलयू मिले, आपको अच्छा कॉलेज मिले, CUET क्वालिफाई हो, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, एक यू आर एंडेवरिंग योर सेल्फ, कि आप अपना बेस्ट ट्राई दे रहे हो ताकि वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो एफर्ट्स जो है ना आपके काउंटलेस वाले, वो हो जाएंगे आपके एंडेवर में। एस्टीम मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस, रेस्पेक्ट होती है जब, वहाँ पे एस्टीम का यूज़ होता है। एक्सटेसी का मतलब होता है जॉय, खुशी। मर्थ भी जिसे बोलते हैं, MIRTH, ये भी वर्ड बहुत पूछा जाता है, खुशी से ही रिलेटेड है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इनॉर्मस का मतलब है बहुत बड़े अमाउंट में, इन अ लार्ज अमाउंट, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये कुछ एरर्स के क्वेश्चन है। इफ़ आई लीव नाउ आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक बिफोर 9 PM। रिटर्न बैक, रिटर्न भी और बैक भी, भाई मैंने बताया आपको कि दो सेम नेचर के वर्ड्स कभी यूज़ नहीं होंगे। तो रिटर्न बैक आप हटा दोगे, आई विल बी एबल टू रिटर्न बिफोर 9 PM, ठीक है। आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न बिफोर
9 PM, बैक आप हटा दो, दोनों वर्ड एक साथ नहीं लगेंगे क्योंकि सेम नेचर के हैं। नेक्स्ट देखें तो व्हेन आई वॉज यंग आई कैन रन फास्टर देन मोहन, क्या होगा, कुड होगा, क्योंकि कुड क्या है, पास्ट फॉर्म है, तो कैन नहीं यूज़ करेंगे, पास्ट की बात कर रहा है, कुड यूज़ करेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एरर्स में। हु इन्वेंटेड अमेरिका नहीं होगा, हु डिस्कवर्ड अमेरिका होगा। इन्वेंट क्या होता है, जो चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और आप उनकी खोज करते हो, बनाते हो खुद से, लेकिन जो पहले से एग्जिस्ट कर रही हैं और आप उसको खोजते हो। जैसे कि अमेरिका पहले से एग्जिस्ट कर रहा था बट कोलंबस ने खोजा, तो क्या किया, डिस्कवर किया उसने। ठीक है, तो ये दो डिफरेंट वर्ड हैं, याद रखिएगा। आई थिंक द न्यूज़ माइट ट्रू, द न्यूज़ माइट बी होगा, माइट बी ट्रू, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द मर्डर ऑफ सिस्टर सोरोरिसाइड बोलते हैं। अ हेटर ऑफ न्यू थिंग्स तो मिसोनिस्ट बोलते हैं। फियर ऑफ स्नेक्स अगर आपको है तो आपको क्या है, ओपियोफोबिया है। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स को क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। और गाइडेड बाय वन सेंस ऑफ ड्यूटी को क्या बोलते हैं, कॉन्शाइंसियस। चेतना जो है ना वो कॉन्शाइंसियस से आपका रिलेटेड है। आगे बढ़ें। ये कुछ आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन है। FJUL तो इसको लिखा गया है BOQQ, तो LHRX को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन ये कुछ इस तरीके से हैं। सॉल्यूशन की बात हम कर लेते हैं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो और आपको चीज़ें पता भी चल जाए। -4 और +5 का कॉन्सेप्ट है, मतलब F के बाद आपको 4 टाइम्स माइनस करना है और J के बाद आपको 5 टाइम्स प्लस करना है। ठीक है, कैसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार, फिर आप यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। F के बाद देखिए कैसे गिनना है, F के बाद B आ रहा है तो कैसे गिनेंगे, B यहाँ पे लिखेंगे, B के बाद CDEF यहाँ पे हमने लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे H के बाद M अगर हम लेते हैं, L के बाद LMF यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से है कि आपका यहाँ पे क्या है, देखिए B के बाद हमने एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करने से मैंने लिख रखा है कि -4 है और +5 है। अगर हम F का प्लेस वैल्यू देख लेते हैं, ठीक है, 6 होती है, इसमें -4 करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा ना, और 2 किसकी प्लेस वैल्यू है, B की, तो B लिख दिया। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम इसका देखें L की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 12, माइनस अगर हम 4 करें कितना बनेगा, 8, तो क्या आ जाएगा, H की प्लेस वैल्यू होती है, H लिख देंगे पहले, है ना। फिर क्या है, +5 करना है, H की प्लेस वैल्यू 8 है, +5 करेंगे क्या आ जाएगा, H की प्लेस वैल्यू 8 है, +5 करेंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। 13 किसकी प्लेस वैल्यू है, M। तब आप देख लीजिए यहीं से ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पे H के बाद N है, नहीं होगा, यहाँ पे H के बाद J है, नहीं होगा, यहाँ पे M ही है तो भाई कैंसिल ही हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। टाइम भी आपका सेव हो गया, पूरा जाना भी नहीं पड़ा आपको, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, और सही आंसर भी आपने मार्क कर दिया। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी भी आपको यूज़ करनी है अगर आपको देखना है कि ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बनेगा। कंप्लीट द सीरीज़, ये क्वेश्चन है सीरीज़ का 2, 9, 16, 23 एंड 30। इसमें हम देखें करेक्ट आंसर जो है आपका वो बनेगा 37। बहुत इजी है, 7 का डिफरेंस इसमें आ रहा है। ठीक है, हो सकता है आपको 8 का दे, हो सकता है 2 का दे, हो सकता है 3 का दे, हो सकता है 5 का दे, हो सकता है कुछ इनटू वाला कॉन्सेप्ट दे। तो मैंने BBA का जो अभी आपको पेपर करवाया था मॉडल पेपर, वो वाला मॉडल पेपर ज़रूर देख लीजिए, उसमें कई सारे सीरीज़ के कॉन्सेप्ट्स बताए हैं। और बाकी अगर आपको नहीं देखना है तो आप क्या करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ई-बुक का लिंक है तो आप उसके थ्रू भी जा सकते हो, वहाँ पे भी हमने सभी कॉन्सेप्ट्स करवा रखे हैं आपको कवर। 17, 19, 21, 23, आगे क्या आएगा, 25, 2 का डिफरेंस है ना, इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, ये अगेन सीरीज़ वाला क्वेश्चन है, तो J के बाद K, फिर L छोड़ के M आ गया, फिर NO छोड़ के P आया, मतलब डिफरेंस इसमें बढ़ता जा रहा है। एडिशन ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस वैल्यूज़ में एडिशन करना है, Y करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए कैसे, J की प्लेस वैल्यू 10, क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो क्या आ गया 11, क्या लिख दिया K, फिर +2 करेंगे क्या आएगा 13, क्या लिख दिया M, फिर +3 करेंगे क्या आएगा 16, किसकी प्लेस वैल्यू P, फिर क्या करेंगे +4 करेंगे क्या आ जाएगा 20, किसकी प्लेस वैल्यू T, फिर क्या करेंगे +4 करेंगे 24 आ जाएगा, किसकी प्लेस वैल्यू Y की। गॉट दैट, प्लेस वैल्यू में +1, +2, +3, +4 करके इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर हॉस्पिटल आपका ऑपरेशन से रिलेटेड है तो कोर्ट आपका किससे रिलेटेड है, भाई हॉस्पिटल में ऑपरेशन की होते हैं, है ना, तो कोर्ट में क्या होता है, केस फाइट होती है, केस लड़े जाते हैं। तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कैसा लगा आपको सेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी सभी को ऑल द वेरी बेस्ट।
और इस ई बुक को आप ले सकते हो। देर मत करिए, तुरंत आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाइए। स्कोरिंग पार्ट है और स्कोर बढ़ाने में आपको ये मदद करेगा। बाकी आपकी मर्ज़ी है, इट्स ऑल अबाउट योर चॉइस एंड आपका मन। ऑल द बेस्ट सभी को। और यहाँ पे आशा करता हूँ कि आप सब प्रिपेयर हो। बहुत ही काम माइंड से जाना, कुछ भी चिंता नहीं करनी है। स्ट्रैटेजी वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिए, बहुत आपको उससे कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको पेपर करने का एक जो सही नज़रिया है वो वहाँ से पता चलेगा, जिससे आप और भी स्कोरिंग बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो देखेगा ज़रूर। बाकी आपकी मर्ज़ी, मेरा काम है सजेस्ट करना, करना ना करना आपके ऊपर है। अपना ख्याल रखिए। और जब कल यहाँ पे आपका पेपर हो जाता है उसके बाद तुरंत हमें यहाँ पे क्वेश्चंस ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।